let's start the very important and interesting topic NPA and recovery tools. तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे एनपी के कैटेगराइजेशंस क्या है, एनपी किसको बोला जाता है और अलग अलग रिकवरी टूल्स क्या है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये इंश्योर कीजिएगा कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, बैच में एनरोल्ड हो तो इंश्योर करना कि लाइव क्लासेस को गो थ्रू करना। नए मॉड्यूल्स हमने वापस से स्टार्ट करें, पुराने मॉड्यूल्स भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, सो दैट कि आपको एक टॉपिक अगर गो थ्रू करना है तो उसको गो थ्रू कर सके। ई बुक्स एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो भी कैंडिडेट्स बैच में एनरोल नहीं है, आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये चेंज हो चुका है। ओके, तो व्हाट्सएप पर जो नंबर दिख रहा है आपको, पुराना नंबर डिफरेंट था। अगर पुराना वीडियो देखकर आप मैसेज कर रहे हो, रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो इस नए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अंडर द करंट ऑफर वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 2499। 2499 में रिटन एग्जाम का सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी 50 नंबर का है और बैच में प्रोसेस करके आप इजीली 40 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में टारगेट कर सकते हो इजीएस्ट वे में। नो मैटर व्हाट, आपका इंग्लिश अच्छा है या बेकार है, फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, उसका टाइपिंग का प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास में, तो ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर होगा। इट कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट्स। लाइव सेशंस वापस से हमने रीस्टार्ट करा है, क्योंकि 9.5 लाख का क्लॉज हटा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, अब करेंगे, तो दैट इज वापस से रीस्टार्ट कर रहा है क्लासेस। तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। एनपीए क्या होता है? व्हाट इज एन एनपीए? एन एसेट बिकम्स एनपीए। एन एसेट, एसेट मतलब क्या होता है समझते हैं इसके बारे में। जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है तो उसको बैंक का एसेट बोला जाता है। जब बैंक कस्टमर को लोन देगा तो वो बैंक का क्या हो गया? एसेट। ओके, तो एन एसेट बिकम्स एनपीए व्हेन interest or installment of principal remains overdue for more than 90 days। अगर टर्म लोन है या कोई सा लोन है, उसके केस में 90 डेज से ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 90 डेज से ज्यादा तक इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है या फिर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेड नहीं है, उसके केस में उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। ओके, अब कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केस में क्या रहता है? कैश क्रेडिट मतलब लिमिट वाले केसेस में क्या रहता है? आउट ऑफ ऑर्डर 90 डेज से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट? तो एनपीए का आपने डेफिनेशन समझा, 90 डेज से ज्यादा। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनपीए? एनपीए को फर्दर कैटेगराइज करा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाई करा जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो पहला क्लासिफिकेशन हम समझेंगे स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट, ओके। अब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जो बैंक ने लोन तो दिया था बट वो टाइम पर रिपे हो रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट टाइम पर आ रहा है, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। हम क्या बात करते हैं? स्टैंडर्ड वर्ड जब हम देखते कि स्टैंडर्ड रूल्स बनाए जाने चाहिए, तो स्टैंडर्ड रूल में स्टैंडर्ड क्या हो गया? एक आइडियल इमेज। तो स्टैंडर्ड एसेट आता है तो मतलब ऐसा एसेट जो कि टाइम पर ईएमआई पे कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। अब आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। ऐसा एनपीए, एनपीए हो चुका है मतलब 90 डेज के बाद जा चुका है, ऐसा एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि 12 मंथ्स के बराबर है या फिर 12 मंथ्स के इक्वल है या 12 मंथ से कम है ना, अप टू 12 मंथ्स का पीरियड, मतलब कि एनपीए हो गया। एनपीए के बाद में वो कहां जाएगा? एक एनपीए की कैटेगरी में बकेट में चलेगा। 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम कम के टाइम में रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। ये एसेट्स को क्लासिफाई क्यों करा जा रहा है? ये एसेट्स को इसलिए क्लासिफाई करा जाता है कि रिकवरी के मेजर्स लगाए जा सके, प्रोविजनिंग करी जा सके। प्रोविजनिंग इसलिए करी जाती है कि सपोज करते कि कस्टमर का अकाउंट 12 महीने से रिपेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके केस में आरबीआई बोलता है कि आप आपके प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट अब आपको लॉस हो चुका है, तो परसेंटेज सेट करते हैं। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो स्टैंडर्ड एसेट आपने देखा कि जो टाइम पर ईएमआई पे कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड एसेट बोला। सब स्टैंडर्ड एसेट होता है जहां पर कस्टमर ने एनपीए तो कर दिया और वो एनपीए 12 महीने के बराबर या 12 महीने के पहले पहले के पीरियड में चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। फिर आता है डाउटफुल एसेट। मतलब डाउटफुल एसेट में क्या होता है कि 12 महीने के बाद में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में तो चल रहा है और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने से ज्यादा हो चुके, अभी ये 12 मंथ्स तक था, 12 मंथ्स के बाद जाएगा तो डाउटफुल कैटेगरी में पुट अप करते हैं। डाउटफुल कैटेगरी के और क्लासिफिकेशन है जो हम समझेंगे। उसके पहले बाद में आता है लॉस एसेट। मतलब ये राइट ऑफ नहीं हुआ, मतलब इसको बुक में से पूरा माइनस नहीं करा, बट अब आरबीआई के फ्रेमवर्क बोलते हैं या इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं कि ये अमाउंट अब रिकवर नहीं कर सकते हम, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट, लॉस बुक करना, है ना, लॉस एसेट। ओके, उसके बाद में आता है राइट ऑफ होना।
राइट ऑफ होना मतलब अब रिकवर नहीं हो सकता, उसको हमने हमारी फाइल में से माइनस ही कर दिया पूरा, तो उसको हम बोलेंगे राइट ऑफ होना, राइट ऑफ होना। ओके, तो आपने यहां पर देखा सब स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। ओके, सब स्टैंडर्ड एसेट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 12 महीने के बराबर और 12 महीने से कम कब एनपीए चल रहा है तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। अब सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया या फिर एनपीए बोल लो, 12 महीने के बाद जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाउटफुल कैटेगरी। लॉस एसेट मतलब कि इंटरनल ऑडिटर और बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, उसको हम लॉस एसेट बोलेंगे। ठीक है, और राइट ऑफ क्या होता है, इस केस में राइट ऑफ नहीं हुआ है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट जो अब बुक्स में से हमने माइनस ही कर दिया, हटा दिया, अभी ये हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको हमने बोला राइट ऑफ होना। ओके, आगे समझते हैं कैटेगरीज ऑफ डाउटफुल एसेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि डाउटफुल एसेट्स की और कैटेगरीज होती है ना। तब डाउटफुल DA1, DA2, DA3, ये कोई फॉर्म के नाम नहीं है। DA1, DA2, DA3 ये अलग अलग बकेट्स है जो आपको याद रखना, डाउटफुल की कैटेगरी में भी फर्दर डिवाइड करा हुआ है। तो अगर अप टू 1 ईयर डाउटफुल रहता है तो उसको हमने क्या बोला, DA1 है ना, अप टू 1 ईयर। अप टू 1 to 3 इयर्स की कैटेगरी में रहता है तो DA2 हो गया, और अगर 3 इयर्स से ज्यादा जा चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल मतलब DA3। तो DA1 हो गया, DA2 हो गया एंड DA3, मतलब अप टू 12 मंथ्स रहेगा, अप टू 1 ईयर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, DA1। DA2 किसको बोलेंगे, अगर डाउटफुल कैटेगरी में है 1 to 3 इयर्स तो उसको हम बोलेंगे DA2। एंड DA3 बोला जाएगा, दैट इज डाउटफुल अगर 3 इयर से ज्यादा हो चुका है कैटेगरी में तो उसको हम बोलेंगे DA3। तो सो फार आप लोगों ने यहां पर समझा कि एनपीए क्या होता है। 90 डेज से ज्यादा अगर लोन में पेमेंट नहीं आया है, कलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एनपीए। ठीक है, एनपीए के कैटेगराइजेशन देखा, सब स्टैंडर्ड एसेट देखा, स्टैंडर्ड एसेट देखा आपने यहाँ पर, और देखा डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट, राइट ऑफ के बारे में भी देखा। उसके बाद में आपने देखा डाउटफुल एसेट का कैटेगराइजेशन। DA1 12 महीने तक डाउटफुल कैटेगरी में, 12 महीने के बाद से लेकर 3 इयर्स तक का कैटेगरी रहेगा तो DA2। एंड DA3 कैटेगरी जब बोला जाएगा जब 3 इयर्स को क्रॉस कर चुका तो DA3 कैटेगरी हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA बोला जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब जब बैंक ने एनपीए का डेफिनेशन कर लिया, ठीक है, कि 90 डेज तक पेमेंट नहीं आया, तो 90 डेज के पहले ऐसा तो नहीं होगा कि पहले डे से 90 डेज में ही बाउंसिंग हुआ डायरेक्टली, पहले से बाउंसिंग हो रहा होगा। तो उस कैटेगराइजेशन को डिवाइड करके बताया गया है स्पेशल मेंशन अकाउंट से, एनपीए होने से पहले के पीरियड को। इसमें एसएमए 0 से स्टार्ट होता है, एसएमए 0, एसएमए 1 नहीं, एसएम 0, एसएमए 0। इसका मतलब होता है 1 to 30 डेज तक ओवरड्यू चल रहा है कोई सा लोन, मतलब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 30 डेज के अंडर अंडर चल रहा है पीरियड, तो उसको हम बोलेंगे एसएमए 0। एसएमए 1 क्या होगा, 31 डेज से 60 डेज, फिर 61 से 90 डेज एसएमए 2 होगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए बोला जाता है। एसएमए का मतलब हो गया स्पेशल मेंशन अकाउंट, आपको याद रखना है ये भी कैटेगरी DA1, DA2, DA3 था, बट यहाँ पर एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। ठीक है, थर्ड मतलब बाउंसिंग हो रहा है तो एनपीए तो 90 डेज के बाद में होगा, उससे पहले भी हमने सब डिवाइड कर लिया है, सब कैटेगराइज कर रखा है स्पेशल मेंशन अकाउंट से। तो इसमें बोला जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। हम लोगों ने चेक करा एनपी क्या होता है, एनपी का क्लासिफिकेशन क्या है, आपने डाउटफुल कैटेगरी देखा, राइट, आपने स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में देखा। अब हम देखेंगे रिकवरी टूल्स क्या है, एक्ट्स क्या है। अब बैंक जब लोन देता है तो बैंक लोन देगा तो कोर्ट में जाकर सेटल नहीं कर सकता, हर चीजें कोर्ट में तारीख भी लगता है। तो दैट इज वाई बैंक को एम्पावर करा गया कि आप लोन देते हो तो इसको रिकवर करने के लिए आपके फेवर में आपको एम्पावर करते हुए एक्ट से, टूल से, जिसको यूज करना है आप लोगों को रिकवरी करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला टूल है, सबसे पहला एक्ट है सरफेजी एक्ट। सरफेजी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखें। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। 2002 में ये एक्ट आया था, और इसका फुल फॉर्म हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। समझने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसको याद करें। सरफेसी एक्ट में बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब पहला पॉइंट बनता है, जब हम किसी एक्ट के बारे में समझते या फिर किसी के बारे में, रूल के बारे में समझते, तो कहां पर अप्लाई करा जा सकता है और कहां पर अप्लाई नहीं करा जा सकता, दोनों पॉइंट्स हमको पहले समझना पड़ता है। तो पहले हम समझेंगे अप्लाई कहां करा जा सकता है। अब आप जानते हो, आपने बैंक में कभी लोन दिया होगा या फिर आपने बैंक में एक टर्म सुना होगा कि अगर हम लोन दे रहे तो आप सिक्योरिटी में क्या देंगे, मॉर्गेज क्या देंगे, सिक्योरिटी क्या देंगे। तो जब भी कस्टमर लोन लेता है तो कुछ सिक्योरिटी पर देता है, तो उसको सेल करने का राइट देता है ये सरफेसी एक्ट। तो अप्लाई कहां करा जा सकता है, जहां पर सिक्योरिटी है, मेनली मॉर्गेज के केस में करा जाता है, बट जहां पर सिक्योरिटी है वहां पर
सरफेसी एक्ट को लगाया जा सकता है, मेनली मॉर्गेज बट नॉट लिमिटेड टू द मॉर्गेज। ओके, मॉर्गेज के केस में ही नहीं, बहुत सारे केसेस में लगता है, बट मेनली मॉर्गेज के केस में लगाया जाता है कि किसी ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया तो उसने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया, और उस केस में अगर वो टाइम पर ईएमआई पे नहीं कर पाते, एनपीए होता है, तो बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी के पास में पावर रहता है इस एक्ट के अंडर में कि उसको सेल कर सके। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि सरफेसी एक्ट को कहां पर लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे सरफेसी एक्ट को किस जगह नहीं लगाया जा सकता। उसमें पहला पॉइंट है एग्रीकल्चरल केसेस। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर सरफेसी एक्ट को नहीं लगाया जा सकता। दूसरा पॉइंट है अगर किसी भी लोन अमाउंट का आउटस्टैंडिंग या फिर लोन अमाउंट 1 लाख से कम है तो उस केस में सरफेसी एक्ट को नहीं लगाया जा सकता। थर्ड पॉइंट है अगर कोई सा लोन 20% से कम आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, जितना भी लोन अमाउंट लिया था कस्टमर ने उसका 20% अब आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, उस केस में सरफेसी एक्ट को नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि सरफेसी एक्ट में ऐसा कहना है कि अगर लोन 80% पेमेंट हो चुका है तो केवल 20% का रिकवरी करने के लिए उसका पूरा प्रॉपर्टी बेचने का जरूरत नहीं है। तो विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर द की प्रोसेस। इसको अप्लाई करने के लिए भी फॉर्मेलिटीज होता है, तो प्रोसेस से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले एनपीए होगा तो इसमें नोटिस दिया जाता है। नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) दिया जाता है। ये सरफेसी एक्ट का सेक्शन है। 13(2) के अंडर में नोटिस दिया जाता है। जैसे ही एनपीए हो गया तो कस्टमर को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। बोरोवर इज गिवन 60 डेज ऑफ नोटिस पीरियड टू रीपे द ड्यूज। मतलब बोरोवर को 60 दिन का टाइम दिया जाता है बेचने से पहले कि 60 दिन आपको नोटिस दिया गया है, आप इसके अंडर में पेमेंट कर दीजिए, हम आपसे इतना पेमेंट मांग रहे हैं, आप इतना पेमेंट कर दीजिए। ये 60 डेज का नोटिस दिया जाता है। फिर उसके बाद में एक्शन अंडर सेक्शन 13(4) लिया जाता है। 13(4) के अंडर में क्या लिया जाता है, अगर 60 दिन तक कस्टमर ने रिपेमेंट नहीं करा तो बैंक पोजीशन ले सकता है। पोजीशन मतलब उसमें तो कस्टमर रह रहा है, ठीक है। जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो कस्टमर उसमें रहता है, लेकिन जब बैंक ने नोटिस दिया 60 दिन तक रिपेमेंट नहीं आया तो बैंक वहां पर जाकर ताला लगा सकता है, पोजीशन ले सकता है, मतलब हक बना सकता है अपना। ओके, अगर बोरोवर ने इस बीच में ऑब्जेक्शन लिया, बोरोवर ने लेंडर को कुछ लिख कर दिया, नोटिस के अंडर में कुछ लिख कर दिया, तो 15 दिन तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लेंडर का रिप्लाई बैक करने का। जैसे कि बोरोवर ने 40 दिन में लिख कर दिया, 15 दिन में लिख कर दिया, कभी भी नोटिस रिसीव होने के बाद में उसने कुछ रिवर्ट करा तो उसका 15 दिन का टाइट रहता है कि बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी उसमें रिप्लाई करेगी। अगर यहाँ पर कस्टमर इस डिसीजन से खुश नहीं है कि यार ये सरफेसी एक्ट गलत प्रोसेस से लगाया जा रहा है, तो बैंक कस्टमर कोर्ट नहीं जा सकता, कस्टमर जा सकता है डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एक और टूल होता है जो इस एक्ट के बाद में हम समझेंगे। तो एक कोर्ट है, इतना समझ लीजिए, इस कोर्ट में कस्टमर जाकर अपना पिटीशन दे सकता है कि ये एक्ट सही तरीके से नहीं लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर अपील कहां पर कस्टमर कर सकता है, डीआरटी में। लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, 45 डेज के अंडर में। जैसे उसको नोटिस रिलीज हुआ, उसके पास में नोटिस आया है ना पोजीशन का कि पोजीशन हो चुका है, तब से लेकर 45 डेज के अंडर में ये टाइम पीरियड में कस्टमर डीआरटी जा सकता है। ओके, इसके बाद में अगर यहाँ का डिसीजन कस्टमर के फेवर में नहीं आता है और कस्टमर को लगता है यार मेरे साथ फिर भी गलत हो रहा है, तो कस्टमर जा सकता है डीआरएटी। अब डीआरएटी भी एक कोर्ट ही समझिए, यहाँ पर क्या होता है, अपील होता है। डीआरटी का डिसीजन ठीक नहीं आया है तो ये अपील होने के लिए डीआरएटी में जाते हैं। इसके बारे में भी आप अभी समझेंगे। तो डीआरएटी में कस्टमर जा सकता है, उसका टाइम पीरियड है 30 डेज। डीआरटी का डिसीजन आया उसके बाद में 30 डेज तक अगर कस्टमर डीआरएटी जाना चाहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो कस्टमर जा सकता है, अपील कर सकता है, क्योंकि कस्टमर को अगर लग रहा है तो उसका राइट है कि मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो डेफिनेटली वो डीआरएटी जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ऑक्शन प्रोसेस। अब ऑक्शन स्टार्ट होगा, कस्टमर ने रिप्लाई नहीं करा, पोजीशन ले लिया, अब उसके बाद में ऑक्शन मतलब बेचा जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पर ऑक्शन करने का प्लान करा तो उससे 30 डेज पहले, ऑक्शन जैसे 30 डेज बाद का है तो 30 डेज पहले उसको न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा, सेल नोटिस देना पड़ेगा। दो न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा, एक लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में, और एक लीडिंग न्यूज़पेपर में तो देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मतलब वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज और एक लीडिंग न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा आर्टिकल कि इसको हम ऑक्शन करने वाले 30 दिन बाद, है ना। 30 डेज पहले नोटिस देना जरूरी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, इसके बाद नीलामी होता है, ऑक्शन होता है, बोली लगता है, बिकता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिकता है, ज्यादा अमाउंट आ गया लोन रिकवरी से जितना चाहिए था तो कस्टमर को रिपेमेंट कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। और अगर सपोज करते 20 लाख का आउटस्टैंडिंग था लेकिन 10 लाख का प्रॉपर्टी बिका, 10 लाख बचा हुआ है, तो कस्टमर से 10 लाख का और डिमांड करा जाएगा फिर। ओके, तो इस तरीके से सरफेसी एक्ट चलता है। अब यहाँ पर सरसई भी एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है।
सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये आप CKYC में भी देखते हो। तो ये क्या होता है, यहाँ पर रजिस्ट्री, जैसे कि आप जानते हो कि एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर 5 बैंक लोन ना देते, तो दैट इज वाई यूनिक यहाँ पर रजिस्ट्री रजिस्टर्ड हो सके, दैट इज वाई यहाँ पर ये डेटा स्टोर होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके, तो ये बोला जाता है सरसई। ठीक है, तो सेंट्रलाइज पोर्टल है जहां पर मल्टीपल फ्रॉडुलेंट मॉर्गेज को रोका जा सके, है ना, किसी के नाम करने जा रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, तो मल्टीपल मॉर्गेज ना हो, तो सरसई में सेंट्रलाइज्ड डेटा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। लेट्स अंडरस्टैंड DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अभी आपने देखा कि अगर सरफेसी एक्ट में कस्टमर खुश नहीं है तो कस्टमर कहां जाता है, 45 डेज के अंडर में सेल नोटिस मिलता है, उसके 45 डेज के अंडर में कहां जा सकता है, पोजीशन नोटिस के बाद में, पोजीशन नोटिस के 45 डेज के बाद तक अंडर तक DRT जा सकता है। एक और कोर्ट है, एक टाइप का कोर्ट है जहां पर यहाँ पर अपील करने जा सकता है कस्टमर। लेकिन DRT का और भी पर्पस है, आइए समझते हैं DRT कहां पर अप्लाई होता है, DRT में क्या होता है। DRT मेनली ये काम करता है कि बैंक ने लोन दिया, अब बैंक को रिकवरी करना है, तो जजमेंट आने में टाइम लगता है, नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाएगा केस, तो ठीक है, तो एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जहां पर बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी, लेंडर, कस्टमर ये जा सकते हैं। अब ये जाएंगे तो वहां पर कोर्ट में केस पुटअप कर सकते हैं। अब इसका गाइडलाइन है, अगर 20 लाख के ऊपर का केस रहेगा तो ही यहाँ पर केस पुटअप हो सकता है, 20 लाख के ऊपर का केस रहेगा तो ही केस पुटअप हो सकता है। सरफेसी का एक्ट है तो कस्टमर यहाँ पर अपील लेकर आ सकता है, बट अगर केस बैंक कभी कस्टमर के अगेंस्ट में केस पुटअप करना चाहता है तो 20 लाख इज द डेडलाइन, मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड, जितना कस्टमर का अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा, डेट रहेगा, तो ही ये केस DRT में आ सकता है। फिर यहाँ पर सुनवाई होती है, बैंक यहाँ पर केस फाइल करता है, DRT में लगाता है, फिर DRT क्या करता है, नोटिस देता है बोरोवर को, कस्टमर को नोटिस देगा, 30 डेज का रिप्लाई करने का टाइम रहता है, 30 डेज में कस्टमर को रिप्लाई करना होता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मतलब नोटिस दिया किसको, बोरोवर को, बोरोवर नोटिस का रिप्लाई करेगा, हियरिंग होगा, सब कुछ होगा, और रिकवरी ऑर्डर निकालता है। एक रिकवरी ऑफिसर बनाया जाता है। रिकवरी ऑफिसर क्या काम करता है यहाँ पर, जैसे कि एक कंपनी, उसने लोन लिया लेकिन उसने कंपनी ने अब लोन रिपे नहीं कर पा रही, सपोज करते हैं कि नॉर्मल प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अब वो रिपे नहीं कर पा रहे, तो उनके पास में सिक्योरिटी पर तो उन्होंने दिया था जो, तो उस पर सर्फेसी एक्ट लग गया। लेकिन सिक्योरिटी पर बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने नहीं दिया, तो भी ये जो रिकवरी ऑफिसर रहेगा, तो ये एसेट का अटैचमेंट कर सकता है कि आपका घर को अटैच करेंगे, इसको नीलाम करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है, तो ये रिकवरी ऑफिसर DRT के अंडर में सब कुछ कर सकते हैं। एसेट का सेल कर सकते हैं, सरफेसी में जो नहीं हो पाया था या सरफेसी नहीं लग पाया था, तो यहाँ पर सेल हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो सकता है, अरेस्ट वारंट निकल सकता है, तो डिफॉल्टर के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। तो DRT में ये DRT एक काइंड ऑफ कोर्ट है जो ये सारे ऑर्डर्स पास करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, DRT में बैंक जाएगा, लेंडर जाएगा, केस पुटअप करेगा, केस एक्सेप्ट हो जाएगा और केस का नोटिस दिया जाएगा, बोरोवर को नोटिस दिया जाएगा कि आपको हियरिंग करना है और 30 डेज के अंडर में रिप्लाई करिए। फिर बोरोवर आएगा, रिप्लाई करेगा, हियरिंग होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में ये रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। रिकवरी ऑफिसर अटैचमेंट भी कर सकता है, चलो इतना रिकवरी नहीं हो पा रहा है बैंक का, तो हम ये अटैचमेंट कर देते हैं, इनके हाथ में पावर होता है, ठीक है, सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में एसेट को सेल करने का पावर है, अपॉइंटमेंट करने का पावर है, रिसीवर कौन रहेगा, और अरेस्ट वारंट भी निकालने का पावर है। तो ये सब केस जब लग सकता है 20 लाख के ऊपर का आउटस्टैंडिंग हो, या फिर सरफेसी एक्ट में कस्टमर अपील करने आ रहा है, तो DRT जा सकता है। अब यहाँ का डिसीजन आया, तो यहाँ से अगर कस्टमर खुश नहीं है या बैंक खुश नहीं है, कस्टमर खुश नहीं है, तो नेक्स्ट लेवल का अथॉरिटी होता है, वो होता है DRAT। DRAT भी DRT है, बट ये अपील करने के लिए लगाया जाता है, केवल अपील करने के लिए। तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना, अपीलेट, अपील करना है, ओके, यहाँ पर ये कोर्ट डिसीजन नहीं दे रहा, अपील करने पर रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर कस्टमर को लगता है यार मैं खुश नहीं हूँ, DRT ने सही डिसीजन नहीं लिया मेरे अगेंस्ट में, या बैंक को लगता है, किसी को भी लगता है, तो यहाँ पर अपील करी जाती है। मेनली कस्टमर यहाँ पर अपील करने आता है, तो 30 डेज का टाइम में कस्टमर अपील कर सकता है। DRT का डिसीजन आया, उसे 30 डेज के बीच में कस्टमर DRAT जा सकता है कि मेरे अगेंस्ट में एक्शन सही नहीं हुआ। सपोज करते हैं DRT ने डिसीजन दिया कि एक कस्टमर से हमको 10 लाख का रिकवरी निकालना है, 25 लाख का रिकवरी निकालना है, ठीक है, DRT ने डिसीजन दिया कि 25 लाख का इससे रिकवरी निकालना है। अब ये कस्टमर क्या करेगा, इसका टेंडेंसी क्या होगा कि कोर्ट के केसेस में उलझाते जाए, ऐसा ना हो, दैट इज वाई क्या होता है, ये कस्टमर जैसे DRAT जाएगा तो DRAT बोलेगा कि आपको 25 लाख देना है ना, तो आप मुझे 12.5 लाख 50% जो आपसे रिकवर बोला है, पहले ये डिपॉजिट करिए, है ना, सिक्योरिटी के फॉर्म में मेरे पास डिपॉजिट करिए कि मैं डिसीजन लूंगा, उससे पहले आप मुझे डिपॉजिट करिए, और कम से कम 12.5 लाख आप मेरे पास डिपॉजिट करके रखिए, तो केस आपका यहाँ पर अपील में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप डिपॉजिट देंगे, मतलब ये इनका नहीं हो गया है,
डिपॉजिट दिया है कि यार ये अगर ऐसा टाइम पास कर रहे हैं तो ये अमाउंट उठाकर हम पहले इसको दे देंगे लेंडर को, ठीक है। तो सिक्योरिटी अमाउंट रखा जाता है 12.5 का, उसके बाद में मतलब 50% का, उसके बाद ही केस ओपन होगा। और बहुत सारे केसेस में इनके हाथ में पावर होता है डीआरटी के पास में कि 25% तक भी रिड्यूस कर सकते हैं, 25% भी कर सकते हैं। मैंडेटरी गाइडलाइन है कि अगर कस्टमर डीआरटी जा रहा है तो उसको 50% का तो डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर केस पुटअप ओपन होगा वहां पर। ओके, तो ये डीआरटी है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। एंड इसके बाद में भी कस्टमर अगर खुश नहीं है ना, डीआरटी के डिसीजन से खुश नहीं, तो 90 डेज के अंडर में डीआरटी का डिसीजन आया, उसके बाद 90 डेज के अंडर में हाई कोर्ट जा सकता है। अब हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये हायरार्की है जो आपको ध्यान रखना है। डीआरटी जाएगा 20 लाख के ऊपर के केस में बैंक, और उसके बाद में रिकवरी का ऑर्डर किसके अगेंस्ट में निकलते? ऑब्वियसली कस्टमर के अगेंस्ट में निकलेंगे, अगर बैंक सही है तो। कस्टमर के अगेंस्ट में केस निकला रिकवरी का तो कस्टमर डीआरटी जाएगा पहले, अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो। डीआरटी के डिसीजन से खुश नहीं तो हाई कोर्ट जा सकता है, उसका टाइम पीरियड है 90 डेज का। उसके बाद भी खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पर प्रोसेस कैसा बनाया गया, वो भी कोर्ट ही है ना, वो अलग नहीं है, वो भी कोर्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट जाएगा कस्टमर तो वो बोलेंगे पहले आप डीआरटी के पास में जाइए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आईबीसी, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईबीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपकी एग्जाम में से क्वेश्चंस बनते ही बनता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे लोक अदालत। तो आईबीसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी फॉर कॉर्पोरेट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी फॉर कॉर्पोरेट्स, है ना। इंसॉल्वेंसी आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी का दिवालिया हो गया, कंपनी मतलब अपना लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रही, कर्जे का रिपेमेंट नहीं कर पा रही कंपनी। इसके बारे में आपने बहुत सारे केसेस सुने, बाइजूस का सुना आपने, किंगफिशर का सुना। तो इनमें क्या होता है, अब कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है तो उसको हमको रिकवर करना है, तो दैट इज वाई उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स है। तो नाउ लेट्स मूव अहेड विद आईबीसी। अब आईबीसी में क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, है ना। तो यहां पर सबसे पहला डेफिनेशन एक समझने का है जो आप समझ लीजिए। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने लोन लिया और कंपनी रिपेमेंट नहीं कर पा रही, उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो गई है। रिपेमेंट नहीं कर पा रही, उसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट हो गई। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? कोई इंडिविजुअल, यहां पर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, या कोई फर्म है जो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके केस में उसको बोला जाता है बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी बोला जाता है कंपनी के केस में, इंडिविजुअल के केस में बोला जाता है बैंकरप्सी, और लिक्विडेशन मतलब उसको सेल करना, ठीक है। तो तीन फंडामेंटल के ऊपर आईबीसी एक्ट चलता है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, इसको समझते चलिए। देन नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अंडर आईबीसी। अगर हम समझे तो सबसे पहला कंडीशन, जैसे आपने डीआरटी के केस में देखा था कि कोई कस्टमर ने लोन का डिफॉल्ट करा, वो 20 लाख के ऊपर का रहेगा तो ही बैंक या फिर लेंडर डीआरटी में जा सकता है। सेम आईबीसी में अगर बैंक या लेंडर को जाना है तो उसका टर्म्स कंडीशन क्या है? 1 करोड़ के ऊपर का मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए। 1 करोड़ का मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट रहेगा तो ही यहां पर डी आईबीसी एक्ट के अंडर में एनसीएलटी कस्टमर जा सकता है, ठीक है। कहां पर जा सकता है? एनसीएलटी जा सकता है। मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट कितना है? 1 करोड़। क्रेडिटर और डेटर अप्लाई करेंगे यहां पर एनसीएलटी में कि हमारा केस है, ये गड़बड़ है, तो एनसीएलटी में फिर आईबीसी कोड के अंडर में इस केस को रिजॉल्व करा जाएगा। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टेप 2, अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जैसे एनसीएलटी के पास में लेंडर गया, ठीक है, केस पुटअप हुआ, एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद में क्या होता है? वहां पर अपॉइंटमेंट करा जाता है आईआरपी का, है ना। आईआरपी मतलब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, है ना। आरपी भी बोला जाता है, आईआरपी भी बोला जाता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब एक मैनेजमेंट टाइप का रहेगा जिसको अपॉइंट करती अपॉइंट करेगी, और एनसीएलटी फिर उसके बाद में उसको क्या दे देगी? पूरा पावर दे देगी कंपनी का। यानी कि अब कंपनी इस केस में जैसे अपॉइंटमेंट हो चुका है तो अब कंपनी कुछ भी अपना डिसीजन नहीं कर सकती, है ना। कंपनी अपने प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकती, कुछ भी नया काम नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल में आ जाएगा आईआरपी के हाथ में। आईआरपी को अपॉइंट कौन करके देगा? एनसीएलटी, है ना। एनसीएलटी अपॉइंट करके देगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि लेंडर अपॉइंट करवाते हैं। लेंडर बोलते हैं कि मुझे ये आईआरपी दे दीजिए, और फिर ये अपॉइंट करेंगे। उसके बाद में वो क्या करेगा? पूरा उसका मैनेजमेंट हाथ में ले लेगा। जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट रहेगा वो अपना कंट्रोल खो देगा, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या रहेगा? चार्ज ले लेगा, और चार्ज करने के बाद में क्या करेगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है? अब एक कंपनी केवल एक बैंक से लोन तो नहीं लेता है, अब उसके केस में क्या होता है? मल्टीपल बैंक्स के साथ में एक कंपनी लोन लेगा, तो सबका पैसा अटका हुआ, सबका मनी अटका हुआ। दैट इज व्हाई ये कमिटी बनाने का, इन सबका बैठकर कमिटी बनाएगा। कौन बनाएगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या आइए आप सब बैठकर हम लोग मीटिंग करते, कमिटी बनाते, फिर हम कॉमन डिसीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे।
66% जो वोट रहेगा वो डिसीजन हम अप्लाई करेंगे। मतलब 3-4 कमेटी बैठी है, 3-4 बैंक्स बैठे साथ में, उनमें से 66% वोट आ गया प्रॉपर, सब वोट करेंगे, 66% जो मेजोरिटी वोट रहेगा उसको पास करा जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको कैरी फॉरवर्ड करवाएगा और एनसीएलटी की हेल्प से रिकवरी कराएगा। अब यहाँ पर मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है। अब कंपनी का काम डूबे ना, दैट इज वाई क्या होता है, कंपनी को भी टाइमलाइन दिया जाता है। तो यहाँ पर मॉरेटोरियम पीरियड बोला जाता है और डिक्लेयर्ड इमीडिएटली। जब भी एनसीएलटी में केस आ गया तो 180 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। पूरी बात करी जाती है कि कंपनी को हमको पहले उठाना है, डुबाना नहीं है। तो कंपनी के पास में क्या मौके दिए जा सकते हैं, डायरेक्टर को चेंज करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सब देखा जाता है, लुकआउट करा जाता है। डायरेक्टली कंपनी का नीलामी नहीं करा जाता, कंपनी को मौके दिए जाते हैं। तो 180 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड है ना, 180 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड है। उसके बाद में इसको और डिले करा जाता है, बेचने से पहले 90 डेज के लिए और डिले करा जाता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि 90 डेज मिलाकर हो गया 270 डेज, उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट की डेट्स प्रॉपर नहीं लग पाती, तो उसकी वजह से भी डिले होते हैं, है ना, हॉलीडेज आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो दैट इज और एक्सटेंड कर मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 330 डेज का। तो 330 डेज के अंडर में डिसीजन आना चाहिए, यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यहाँ पर बेचना है, क्या करना है, सब कुछ डिसीजन आ जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम के ऊपर अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है आईबीसी में 330 डेज मैक्सिमम, ठीक है। इनिशियल जो टाइम मिलता है वो होता है 180 डेज, है ना, लेकिन उसको एक्सटेंड कितना करा जाता है, 90 डेज का और टाइम दिया जाता है एक्सटेंड करने के लिए। वन टाइम का एक्सटेंशन मिलता है 90 डेज का, ठीक है, 180 के बाद में 90 डेज और भी टाइम लगता है। अब आप जानते हो कि 270 और 330 में 60 का गैप जो बन रहा है, तो 60 डेज का कोर्ट की हॉलीडेज और इन सबको काउंट करके 60 डेज का एक दूसरा एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 330 डेज का यहाँ पर टाइम लिमिट रहता है। तो इन टाइम फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। पहला मैंने आपको बताया कि जो 180 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, अगर इसमें रिजॉल्व नहीं होता तो 90 डेज का वन टाइम एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और इसके अलावा 60 डेज एक ग्रेस पीरियड और काउंट करा जाता है कि यार कोर्ट का हॉलीडे ये सब चलेगा, तो उसके केस में 60 डेज और एक्सटेंशन। तो टोटल डेज आपसे पूछते तो 180, 60 और 90 दैट इज इक्वल टू 330 डेज। इनिशियल कितना टाइम दिया जाता है, 180 डेज। एक्सटेंड कितने टाइम तक करा जा सकता है, वन टाइम एक्सटेंशन 90 डेज का रहता है। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेजोल्यूशन प्लान। अब रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया 66% मिनिमम अप्रूवल आना चाहिए, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या काम करता है, ये जो पर्सन रहेगा, जो अपॉइंटमेंट, जो एक मैन डायरेक्टर जैसा पर्सन है, ठीक है। अब इसने क्या करा, कमेटी बनाया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। अब ये एक बैंक हो गया, ए बैंक हो गया, बी बैंक हो गया, सी बैंक हो गया, डी बैंक हो गया। अब इसने बोला कि यार अपन इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ये सपोज करते एक्स प्रॉपर्टी, इसको बेच देते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको नहीं बेचना है, दूसरी प्रॉपर्टी बेचते, ऐसा बेचते। तो जो भी डिसीजन बनेगा, ये तीनों में चारों मिलकर वोट करेंगे, जहां पर 66% से ज्यादा डिसीजन आ जाएगा उसको ये पास करवा देगा एनसीएलटी के पास में जाकर, ठीक है, उस ऑर्डर को पास करवा देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट चलता है। 330 डेज मैक्सिमम में 180 डेज का टाइम मिलता है, उसको वन टाइम एक्सटेंशन 90 डेज का करा जाता है और 60 डेज का कोर्ट की डिलेज की वजह से और काउंट करके टोटल 330 डेज तक एक्सटेंड करा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस पीडीएफ को गो थ्रू करना है। दिस वाज ऑल अबाउट आईबीसी, यहाँ पर फास्टर रिकवरी हो सके। आईबीसी और भी काम करवाता है, आईबीसी के अलावा एनसीएलटी और भी काम करता है। क्या काम करते हैं, जैसे कोई दो कंपनी मर्जिंग हो रही है तो यहाँ पर पास होना जरूरी है, ठीक है। एनसीएलटी में ये सब केसेस पास होते हैं, करते कहीं पर फ्रॉड हो गया, कोई कंपनी ने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसका कुछ लॉस चल रहा है, उसको बेचना है, मर्ज करना है, अमेलगमेशन करना है, तो सारे ऑर्डर्स यहाँ से पास होते हैं। तो ये तो केस था जब लेंडर, हम लोग जैसे बैंक लेंडर है तो बैंक को रिकवरी करना है, तो टूल्स क्या लगेगा, 1 करोड़ के ऊपर का रहेगा तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केस पुटअप कर सकते, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करेंगे और यहाँ पर नीलामी ये सब काम करा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लेंडर्स होते हैं तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा आईआरपी का, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेंगे, जितने भी लेंडर्स है सब एक साथ बैठ जाएंगे, सब वोट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है डिसीजन के ऊपर। 66% मिनिमम मेजोरिटी चाहिए किसी डिसीजन को पास करने के लिए। सो द लास्ट टॉपिक, लोक अदालत। लोक अदालत भी काइंड ऑफ कोर्ट है, जैसे आपने डीआरटी देखा, डीआरटी देखा, बट इस कोर्ट में केसेस कौन से लेंडिंग के आते हैं, कौन से रिकवरी के केसेस आते हैं, जहां पर सेटलमेंट कराया जाता है। अब ये लोक अदालत में पावर नहीं होता कि ये एक डिसीजन इंपोज कर सके कि कस्टमर को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज अरेस्ट वारंट निकल जाएगा या प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी केस यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर सेटलमेंट्स कराए जाते, म्यूचुअल सेटलमेंट्स कराए जाते। यहाँ पर लेंडर और बोरोवर साथ में बैठते और दोनों अग्री करते म्यूचुअली बैठकर
कि मुझे इतना अमाउंट देना है, वो बोलेगा बैंक कि मुझे और ज्यादा रिकवर करना है। दोनों म्यूचुअली मिलकर यहाँ पर रिजोल्यूशन करेंगे, सेटलमेंट करेंगे और सेटलमेंट कराएगा लोक अदालत। लोक अदालत सेटलमेंट कराता है। बट अगर केस यहाँ पर रिजोल्व नहीं होता है, कोई एक पार्टी बात मानने को रेडी नहीं है, तो लोक अदालत के हाथ में पावर नहीं है कि उस पावर को यूटिलाइज कर सके, जैसा डीआरटी, डीआरटी और इधर यूटिलाइज करा जाता है। तो लोक अदालत में केवल एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि 20 लाख से कम के केसेस ही यहां पर आ सकते। सेटलमेंट के केसेस 20 लाख से कम के आ सकते। लोक अदालत क्या काम करता है? मीडिएशन का काम करता है। बोरोवर को भी बोलेगा, लेंडर को भी बोलेगा कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और सेटलमेंट कर लेते। तो सेटलमेंट कराने का काम लोक अदालत करता है, बट डिसीजन इंपोज नहीं कर सकता। बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर दोनों म्यूचुअली मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन करते हैं। उस केस में लोक अदालत ने जो अग्रीमेंट साइन करवाया, उस अग्रीमेंट को कोई एक पार्टी फॉलो नहीं करता, तो उसको ग्राउंड बनाकर दूसरे कोर्ट में पुटअप करा जा सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, विल स्टॉप हियर एंड आई होप आप लोग इस पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, पीडीएफ से रिवाइज करिएगा एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।